बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोजाना फातिहा पढ़ने जाता तो देखता कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े होते और मुझे देखते ही चले जाते। मैंने अम्मा से पूछा तो बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के यार हैं वो सब। मुझे फौरन से बीवी से घिन आने लगी। उसी रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली कि मेरी कब्र खोलो। आधी रात को मैं बीवी की कब्र खोदने गया और जूं ही कब्र खुली तो अंदर झांकते ही पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी को मरे हुए आज 10वां दिन था। मैं अपनी बीवी की कब्र पर रोजाना फातिहा पढ़ने जाता था। मेरी बीवी बहुत नेक और बहुत अच्छी थी। वो एक समझदार खातून थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। आज भी मैं उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आया तो देखा कि 5 मर्द मेरी बीवी की कब्र के पास खड़े हैं और मुझे देखते ही वो वहां से चले गए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कौन लोग हैं और मेरी बीवी की कब्र पर क्या कर रहे हैं। खैर, फिर अक्सर ऐसा होने लगा। रोजाना मेरी बीवी की कब्र के पास मर्द खड़े होते और मुझे देखते ही चले जाते। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा बोली, बेटा सच तो ये है कि तेरी बीवी के यार हैं वो सब। रोजाना उसकी कब्र पर आकर अफसोस करते हैं। तेरी बीवी बहुत बदकिरदार थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तेरा घर न खराब हो। मुझे फौरन से बीवी से घिन आने लगी। उसी रात मेरी बीवी ख्वाब में आई और बोली कि मेरी कब्र खोलो। आधी रात को मैं बीवी की कब्र खोदने गया और जूं ही कब्र खुली तो अंदर झांकते ही पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम असद है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं कराची का रिहायशी हूं, लेकिन काम की वजह से अक्सर घर से बल्कि कराची से भी बाहर रहता हूं। दरअसल मैं एक फौजी हूं और आप जानते ही हैं कि फौजियों को घर में रहना कम ही नसीब होता है। वालिद मोहतरम का इंतकाल 16 साल की उम्र में ही हो गया था। माँ ने बहुत मेहनत की और मैं एफए के बाद फौज में भर्ती हो गया। हालांकि मेरा फौज में जाने का कोई दिल न था, क्योंकि मेरे जाने से पीछे माँ अकेली होती। लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम देकर भेज दिया। 4 साल की तवील ट्रेनिंग के बाद घर आया तो माँ ने मंगनी कर दी और फिर मैं वापस चला गया। अगले 2-4 साल बाद मैं छुट्टियों पर आया तो माँ का अकेलापन देखकर वापस जाने का दिल ही नहीं किया। अम्मा को जब पता चला कि मैं वापस नहीं जा रहा तो उसने कहा कि शादी कर लो, इस तरह मेरे पास तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, फिर मैं अकेली नहीं रहूंगी। वो दोनों थी तो औरतें ही, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे मना ही लिया। मेरी बीवी बहुत नेक, अच्छी और पारसा थी, बहुत खिदमतगुजार थी। मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखती। वो बहुत जल्द उनसे घुल मिल गई। मैं भी अब अम्मा की तरफ से कुछ मुतमईन हो गया था। खैर, दिन गुजरते गए और मेरी रवानगी का वक्त आन पहुंचा। मैंने अपनी शरीके हयात को अम्मा का खास ख्याल रखने की ताकीद की। हालांकि इसकी ज़रूरत न थी, उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन अम्मा मेरे लिए बहुत ख़ास थी। अब्बा के शहीद होने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। सोसाइटी में उसे सब बहुत पसंद करते थे और सब उसे अम्मा जी बुलाते थे। जिस दिन मैं जाने लगा तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो देखा कि आगे 2 खवातीन खड़ी हैं। उन्होंने अपने चेहरे नामहसूस तरीके से छुपाए हुए थे। मुझे देखकर वो एकदम बौखला गई और एक दूसरे से कहने लगी, चल चल यहां से चल, हमें आज यहां नहीं आना था। मैं नासमझी से उनकी तरफ देख रहा था कि उनमें से एक बोली, माफ कर दो बेटा, हम शायद गलत पते पर आ गए हैं, हम चलते हैं। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था। वो कुछ मशकूक सी लग रही थी। एक ने अपने बाजू में कोई पोटली रखी हुई थी, जाने उसमें क्या था। मैंने हैरत से सर झटका, क्योंकि मुझे इस किस्म के लोगों से शदीद नफरत थी। मैंने एक नज़र मुड़कर दरवाजे के साथ लगी अम्मा के नाम की नेम प्लेट देखी, जिस पर अम्मा का नाम बड़ी आबोताब से वाज़े तौर पर जगमगा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि कोई अंधा ही होगा जो इस सब के बावजूद दरवाज़ा खटखटा कर कहेगा कि गलत पते पर आ गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल आया और अपने साथियों से मिला और ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़े। इस बार हमारी ड्यूटी वाघा बॉर्डर के पास लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं भी चूंकि जगह करीब थी तो मैं भी महीने में 1-2 दिन छुट्टी लेकर चला आता। आजकल मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए छुट्टी भी मिल जाती थी। अब तो मैं बहुत पुरसुकून था। मेरी बीवी मेरे घर और मेरी अम्मा को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। कभी कभी तो मुझे उस पर बेहद फख्र होता कि वो तो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी थी।
वरना शादी से पहले मेरे दिल में डर था कि पता नहीं लड़की कैसी होगी, मेरी माँ का ख्याल भी रखेगी या नहीं, क्योंकि आजकल की लड़कियां सास और ससुर को कम ही पूछती हैं, बस घर पर हुक्मरानी जमा कर सास ससुर को किनारे लगा देती हैं। लेकिन मेरी बीवी ने मेरे सारे खदशात गलत साबित कर दिए थे। उसने पहले दिन ही मेरी माँ को अपनी माँ मान लिया था, बल्कि उनको बेटी बनकर भी दिखाया था। मोहल्ले की औरतें जब देखने आईं तो उन्होंने कहा, बहन, तुझे तेरे काम की वजह से इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल बहुएं कहाँ सास को मुंह लगाती हैं। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। मैं घर फोन करके खैर खैरियत मालूम करता रहता। उस दिन भी जब मैंने फोन किया तो उसकी बहुत घबराई हुई आवाज आई। वो शायद रो रही थी और बहुत खौफजदा भी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है ना, अम्मा कैसी हैं, कहाँ है वो, मेरी बात कराओ। तो आगे से उसने जो कहा, उसे सुनकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो गया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे कानों में बस उसी की आवाज गूंज रही थी कि अम्मा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं कल से उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूं, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ थी, तुमने उन्हें कहीं जाने ही क्यों दिया, तुमने इतनी लापरवाही ही क्यों की। तो उसने कहा कि कल कुछ औरतें आई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। वो आई तो अम्मा उनके साथ जाने को तैयार हो गई। मैंने पूछा तो अम्मा ने कहा कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी। मैंने पूछा भी कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। वो बहुत जल्दी में थी और चली गई। मैंने 2 घंटे उनका इंतजार किया, वो नहीं आई तो फिर मैंने मोहल्ले के हर घर में जाकर पूछा, लेकिन सब लाइल्म है। मैंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद था। मैंने कहा, अच्छा तुम हौसला रखो और मुझे ये बताओ कि अम्मा इससे पहले भी कहीं गई हैं या सिर्फ कल ही गई हैं। क्योंकि मेरे जहन में यही था कि तन्हाई की वजह से अक्सर अम्मा सोसाइटी में सबके घर आती जाती रहती थी, तो हो सकता है कि वहीं कहीं गई हो। लेकिन फिर भी परेशान कुन बात यह थी कि वो रात को कभी बाहर नहीं रुकती थी। मेरी बीवी ने भी यही बात कही कि सोसाइटी में सब अम्मा से बेहद मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें अपने घर बुलाते रहते हैं, लेकिन अम्मा रात को कभी घर से बाहर नहीं गई। मैंने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं आने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम सोसाइटी में किसी से पूछो, हो सकता है कि किसी को कुछ पता हो। उसने जी ठीक है कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन हकीकतन मैं खुद बहुत परेशान था और ऊपर से छुट्टी का भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अभी 15 दिन पहले ही घर से होकर आया था। अभी इस बात को बमुश्किल आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा फोन फिर से बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी की कॉल थी। मैंने 1 लम्हे की भी देरी किए बगैर कॉल उठाई तो आगे से मेरी बीवी ने कहा, असद, अम्मा आ गई हैं। मैंने सुकून का सांस खारिज किया और कहा, कैसी है वो, कहाँ थी, मेरी बात कराओ उनसे। उसने फोन अम्मा को दिया तो मैंने अम्मा को सलाम किया और पूछा, अम्मा कैसी हैं आप, कहाँ चली गई थी यूं बिना बताए। तो अम्मा ने कहा, असद बेटा, तू परेशान ना हो, मैं ठीक हूं, इसमें तो अकल ही नहीं है, मैं तुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, आप थी कहाँ 2 दिन तक, परेशानी तो होती है ना अम्मा। अम्मा ने कहा, बेटा मेरी एक सहेली थी, वो बहुत बीमार थी, मुझसे मिलना चाहती थी, तो उसकी बेटियां मुझे बुलाने के लिए आ गई। उसकी हालत तशवीशनाक थी, तो मैं जल्दी में बहू को बिना बताए ही घर से निकल गई, क्योंकि मुझे यही लगा था कि मैं घंटे तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां जाकर पता चला कि उन्होंने तो अपनी रिहायशी तब्दील कर ली है। वहां मुझे सिर्फ जाने में ही 4 घंटे लग गए। रात पड़ गई तो किसी ने मुझे आने ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि सुबह सवेरे निकल आऊंगी, लेकिन वो बेचारी सुबह सवेरे ही चल बसी। अम्मा ये कहते हुए रो पड़ी थी। फिर कहा, मुझे बहू की बहुत फिक्र थी, लेकिन मजबूरी भी थी। लोग क्या कहते कि मैयत अभी पड़ी हुई है और बचपन की सहेली चल पड़ी। जैसे ही उसकी तदफीन हुई मैं फौरन आ गई। मैंने शुक्र किया कि अम्मा ठीक थी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आप आराम करें, आप थक गए होंगे, मैं सुबह फ़ोन करूंगा। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन साथ साथ मेरी परेशानी भी बढ़ रही थी। अम्मा अब अक्सर घर से गायब रहने लगी थी। मैं जब कभी पूछता तो कभी कोई बात और कभी कोई बात। उधर मुल्क के हालात भी नासाज हो गए थे। हमारी ड्यूटी तब्दील करके सियाचिन में लगा दी गई थी और वहां कॉल मिलना भी नामुमकिन था। लेकिन अगर कभी मिल भी जाती तो मुझे ज़्यादातर यही खबर मिलती कि अम्मा आज इतने बजे गईं और इतने बजे आईं, या कल की गई हुई आज आईं।
कभी क्या तो कभी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अम्मा को हो क्या गया है। मेरी बीवी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। ये परेशानियां वक्ती नहीं थी। अब तो जैसे परेशानियों ने हमारे घर में डेरा ही डाल लिया था, और अब उनका वहां से जाने का दूर दूर तक कोई इरादा ना था। अम्मा की रूटीन से मेरी बीवी रोज बरोज उलझती जा रही थी। एक दिन मुझे उसकी कॉल आई तो वो बहुत जल्दी में लग रही थी। उसने कहा कि मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो उसने कहा कि असद वो, इतने में ही कॉल ड्रॉप हो गई। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कॉल न लग सकी। खैर मैं भी ड्यूटी पर मामूर था और छुट्टी के इंतजार में था, जो कि मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। हमारे घर भी रोजमर्रा की तरह सास बहू के झगड़े शुरू हो चुके थे, लेकिन कोई भी बुनियादी वजह नजर नहीं आ रही थी। माँ से बात करता तो वो रोते हुए बहू की शिकायत का दफ्तर खोल लेती, और बीवी से बात करता तो उसके पास सास के खिलाफ पूरी लिस्ट होती। मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह होकर रह गई थी। जिन दो औरतों पर मैं भरोसा करता था, मुझे उन पर फख्र होता था। उनको एक साथ इत्तेफाक से मिलजुल कर रहते देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकता था। आज उन्हीं दो औरतों ने मुझे खुदा से शिकवा करने पर मजबूर कर दिया था। अब मुझे ये लगने लगा था कि मैंने शादी करके शायद गलत कर दिया है। अम्मा अकेले ही खुश थी और मेरी जिंदगी में भी सुकून था। फिर अचानक मेरी नज़र अपनी वर्दी पर पड़ी और मैंने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं घर में नहीं रहता था, वरना उन दोनों के साथ रहकर और उन दोनों की रोज चकचक सुनकर शायद मैंने पागल ही हो जाना था। मैं दो औरतों के दरमियान बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ माँ थी और एक तरफ बीवी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे मेरी बीवी की बातें सच्ची लगती थी, मगर फिर दूसरी तरफ भी अम्मा थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मुझे हैरत अंगेज तौर पर 1 महीने की छुट्टी दे दी गई। हालांकि मैंने कोई दरखास्त नहीं दी थी। मैंने अपना सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि घर पहुंचने पर एक कयामत मेरा इंतजार कर रही है। वहां मेरी दुनिया लुट चुकी थी। उधर मैं मजे मजे से सफर एंजॉय कर रहा था। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि ये छुट्टियां मुझे किसके लिए दी गई हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सातों आसमान एक साथ मुझ पर टूट पड़े। कयामत तो गुजर चुकी थी और मैं कितना बदनसीब शख्स था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घर के सहन में कुछ औरतें बैठी हुई दाने पड़ रही थी और कुछ सिपारे पढ़ने में मशगूल थी। एक तरफ कुछ मर्द हजरात खाने पकाने और पकवाने में मसरूफ थे और दूसरी तरफ धड़ाधड़ फल काटे जा रहे थे। हमारे घर पूरी सोसाइटी के लोग जमा थे, लेकिन उनमें मुझे मेरी माँ और बीवी कहीं नजर नहीं आई। मुझे एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अल्लाह करे जो मैं सोच रहा हूं वो सब झूठ हो और ये सब एक ख्वाब हो। मैं भागकर अम्मा के कमरे में गया तो एक सुकून की लहर जिस्म में दौड़ गई थी। अम्मा जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मैं फौरन अम्मा तक गया, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर नजर पड़ी मैं एकदम खौफजदा हो गया। अम्मा की आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो काफी देर तक रोती रही हों। अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो दी और उनकी अगली बात ने मेरा कलीजा चीर दिया था। वो ज़ारो कतार रो रही थी और साथ में कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरी अमानत संभाल ना पाई। हाय मेरा बेटा लुट गया। हाय इसे भरी जवानी में रोग लग गया। अभी तो इसने अपनी औलाद की खुशी भी न देखी थी। अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई। मेरे बच्चे की हंसती बसती दुनिया उजड़ गई। मेरा बच्चा अकेला हो गया। मैं हैरत का मुजस्मा बने अम्मा के गले लगा हुआ था। जो कुछ मेरे कान सुन रहे थे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने बेसाख्ता अपनी बीवी को आवाज़ें देना शुरू कर दी और कहा कि कहाँ हो तुम, जल्दी आओ इधर, अम्मा के लिए पानी लेकर आओ। मेरी आवाज़ें सुनकर अम्मा अब जोर जोर से रोने लगी और बाहर की औरतें उठकर कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उनमें से कोई मेरी तरफ अफसोस से देख रहा था तो कोई दुख से। किसी की नज़रों में हमदर्दी थी और किसी की नज़रों में रहम। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तेरी बहू कहाँ है? यकीनन सो रही होगी। उसे तो मैंने बहुत सर चढ़ा लिया है। उसे नहीं पता कि शौहर घर आए तो उसे पानी पूछते हैं। मैं खुद उसे उठाकर लाता हूं। मैं जैसे ही अम्मा के पास से उठा, अम्मा ने मुझे पकड़कर चारपाई पर बिठा लिया और बोली, तुझे सदमा लग गया है पुत्र, तू यहां बैठ। तेरी बीवी चली गई है, वो हमेशा के लिए चली गई है। अब उसे कोई नहीं जगा सकता। तूने उसे मेरे साथ छोड़ा था, लेकिन वो मुझ बूढ़ी को फिर अकेला कर गई।
उसे जरा ख्याल नहीं आया, न तेरा न मेरा, कि हम पीछे अकेले अकेले कैसे रहेंगे। अब कोई तुझे पानी नहीं पूछेगा बेटा, तेरी बीवी मर गई है, अब कभी नहीं जागेगी, वो कभी नहीं उठेगी। माँ के अल्फाज थे या कोई मौत का ऐलान। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। मुझे लगा कि जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई हो। मुझ पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे और मैं लाइल्म था। मेरी शरीके हयात, मेरी अजीजाज, मेरी जान, मेरी बीवी मुझे 2 दिन पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और मैं बदनसीब शख्स उसका आखिरी दीदार भी न कर पाया था। कैसा साथ था हमारा। मैं तो उसकी मैयत को कंधा भी न दे सका था। मैं अम्मा की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो दिया था। मेरे हिस्से में बहुत बड़ा खसारा आया था। हमें वर्दी में देखकर लोग सोचते हैं कि कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वतन के लिए हम लोगों के हिस्से में कितने बड़े बड़े खसारे आते हैं। असल में हम खुशनसीब नहीं, बदनसीब होते हैं। खुशनसीबी सिर्फ उस वक्त होती है जब हमें ताबूत में बंद करके शहीद के तौर पर लाया जाता है। इसके अलावा तो हमारी ज़िंदगी बदनसीबी ही होती है। हम अपने अजीज़ जान रिश्तों को खो देते हैं। हमसे मुंसलिक, हमारे दिलो जान से प्यारे हमसे मुंह मोड़कर मनो मट्टी तले सो जाते हैं, लेकिन हमें खबर नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमारे पीछे हमारी गैर मौजूदगी में क्या क्या होता रहता है। मैं जब अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर उठा तो अम्मा ने कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझसे आखिरी दीदार भी छीन लिया, लेकिन मैं क्या करती। जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी कि वो 2 दिन रखा जाता, इसीलिए दफनाना पड़ा। मैं अम्मा की बात पर चौंक पड़ा और अम्मा से पूछा, क्या मतलब जनाजे की हालत ऐसी नहीं थी? क्या हुआ था उसे? उसकी मौत कैसे हुई? अम्मा एक पल को मेरा सवाल सुनकर गड़बड़ा गई, फिर फौरन बोली, वो उस दिन छत से कपड़े उतारने गई थी। छत की एक तरफ रीलिंग टूटी हुई थी। वो ये बात भी जानती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो उस तरफ चली गई। मैं नमाज पढ़ रही थी कि मुझे उसकी चीख सुनाई दी और साथ ही ऐसा लगा कि कोई सहन में आकर गिरा हो। मैं भागी भागी बाहर गई तो देखा कि वो खून में लथपथ पड़ी है। पड़ोस वाले भाई साहब की मदद से मैं उसे अस्पताल लेकर गई। तब पता चला कि उसका सर बुरी तरह से फट गया है। पसलियां और कमर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। वो 20 मिनट जिंदा रही और फिर जान दे दी। ये कहते हुए अम्मा एक बार फिर रो पड़ी। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि मैं कब्र पर जाना चाहता हूँ। अम्मा ने एक पड़ोसी के साथ मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। मेरी बीवी की कब्र एक कोने में बनी हुई थी। मैं काफी देर वहां बैठकर अपना दिल हल्का करता रहा और फिर उठकर घर आ गया। आज उसके तीसरे की दुआ थी। दुआ के बाद रात में मैं और अम्मा बैठे हुए थे कि पड़ोस से खवातीन आ गई और कहा, बेटा, तेरी अम्मा आज तेरा तीसरा दिन रो रही है। इसे तो हार्ट अटैक भी हो चुका है तेरी बीवी की मौत पर। इसे थोड़ी देर के लिए हमारे साथ भेज दे, थोड़ी देर के लिए बहल जाएगी। अम्मा के हार्ट अटैक वाली बात सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गया था कि अम्मा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी। खैर, मैंने अम्मा को उनके साथ भेज दिया और उठकर कमरे में आ गया। अम्मा रात के 1 बजे वापस आई। साथ में वो खातून भी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को नींद की गोली दी थी ताकि वो सो जाए, क्योंकि वो किसी तौर पर चुप नहीं हो रही थी। अभी जागी हैं तो मैं ले आई हूँ। मैं तो कह रही थी कि वहीं रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा बेटा अकेला है। मुझे अपनी माँ पर बेसाख्ता प्यार आया। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस माँ में कितनी भयानक औरत छुपी हुई है। आज मेरी बीवी की मौत हुए 10वां दिन था। मैं रोजाना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आता था, लेकिन वहां जाकर मुझे जो देखने को मिलता उससे मुझे बहुत हैरत होती थी। मैं बहुत ज्यादा सोचता, लेकिन मुझे कुछ भी समझ ना आती। मैं जब भी उसकी कब्र पर आता तो देखता कि वहां 5 आदमी खड़े हैं। मुझे देखते ही वो वहां से चले जाते। मैं बड़ा परेशान होता कि आखिर ये लोग कौन हैं और यहां मेरी बीवी की कब्र पर क्यों खड़े होते हैं। आज भी मैं उसकी कब्र पर आया तो देखा कि वो 5 आदमी फिर से वहां खड़े हैं और मुझे देखते ही वो वहां से चले गए हैं। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ। मैंने सोचा कि अम्मा से पूछता हूं कि आखिर माजरा क्या है। जब मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने कहा, बेटा, दरअसल बात यह है कि वो सब तेरी बीवी के यार थे। उसके मरने के बाद भी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है।
मैं अम्मा की बात सुनकर हैरत से अम्मा की तरफ देख रहा था। अम्मा ने कहा, यही सच है। मैंने तुझे कभी इसलिए नहीं बताया कि कहीं तेरा घर उजड़ न जाए, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसे मैं अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी। अगर मैं तुझे कुछ भी बताती तो तू मुझे ही कसूरवार ठहराता कि अम्मा तू मेरे लिए कैसी लड़की लाई। लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अम्मा से कहा, आप शर्मिंदा ना हो, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे बेसाख्ता अपनी बीवी से घिन आने लगी और मैं उससे शदीद नफरत करने लगा। उसी रात वो मेरे ख्वाब में आई और मुझे कहने लगी कि मेरी कब्र खोल कर देखो। मैं हैरत से उठ बैठा कि ये कैसा ख्वाब है। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं हिम्मत करके उठा और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर जैसे ही कब्र खोली तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बंद हो गया। अंदर एक कब्र नहीं बल्कि एक कमरा था जिसमें हल्की नीली और सुर्ख रंग की बत्ती जल रही थी। एक दायरा बना हुआ था जिसमें मुख्तलिफ खोपड़ियां और मोमबत्तियां पड़ी हुई थी, और एक औरत बैठी उन पर मुसलसल कुछ पढ़कर फूंक रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े थे, इसीलिए उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने आगे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। आगे मेरी सोसाइटी ही की कुछ औरतें सर झुकाए बैठी हुई थी। मैंने हैरानगी से दोबारा अपनी नजरें उस कमरे में दौड़ाई तो एक कोने में नजर आने वाले मंजर ने मेरी रूह खींच ली। कोने में मेरी बीवी को रस्सियों की मदद से बांधा गया था और एक औरत मुसलसल उसके मुंह में कुछ डाल रही थी, जिसे वो मुंह बंद करके अंदर जाने से रोक रही थी। मैंने एकदम से फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। मैं नहीं जानता था कि अभी तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटने हैं। नीचे वाली मखलूक नहीं जानती थी कि उनके सर से छत उड़ चुकी है। मैंने पुलिस के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर जायजा लेना शुरू कर दिया। बेशक मैं एक फौजी था, लेकिन अकेला इन पागल औरतों में उतरना किसी बेवकूफ़ी से कम न था। मैं चलते चलते कब्र के किनारे वाली तरफ आ गया। वहां से नीचे झांक कर देखा तो एक और हैरत का झटका लगा। वहां से सारा घास फूस गायब था। मैं नीचे उतरा तो सारा मामला मेरी समझ में आ गया। उस तरफ एक खुफिया दरवाज़ा बनाया गया था जिसको दिन में लकड़ियों और झाड़ियों के झुंड में छुपा दिया जाता था। मैंने सोचा कि ये क्या मामला है। मेरी बीवी जिंदा है, जबकि माँ ने कहा था कि वो मर गई है, और उसकी कब्र की जगह ये कमरा। इतने में पुलिस आ गई। जब पुलिस और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो तब अंदर वालों के होश उड़े। वो सारी औरतें वहां से मुंह छुपाकर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उस चेहरा छुपाई हुई औरत को पकड़ा तो वो चीखने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। मैं अम्मा भी हूं, अम्मा भी। मैं नाकाम नहीं हो सकती, सिर्फ 2 रातें और उसके बाद मैं इसकी बलि देकर अमर हो जाऊंगी। उसका इशारा मेरी बीवी की तरफ था। अम्मा बी के नाम पर मैं चौंक पड़ा। मैंने एकदम आगे बढ़कर उस औरत के चेहरे के आगे से बाल हटाए तो मैं अचानक जल्जलों की जद में आ गया। मुझसे अपने पांव पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो अम्मा भी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ थी। मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी माँ तो 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। फिर ये शैतानी औरत कैसे? पुलिस उन सबको पकड़ कर ले गई। मैं अपनी बीवी के पास गया जो बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे रस्सियों से आज़ाद किया और घर ले आया। मेरे जहन में बेतहाशा झक्कड़ चल रहे थे। मुझे अपनी बीवी के होश में आने का इंतजार था। जब उसे होश आया तो उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मेरी बीवी ने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी और नेक थी, हर एक के काम आती थी। वो तहज्जुद गुजार थी, इसीलिए उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी। वो लोगों को दम डालती थी जिससे लोगों को शिफा मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेरी माँ के गर्विदा हो गए थे। वो माँ को बदले में पैसे वगैरह देने की कोशिश करते तो मेरी माँ कहती कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ती हूँ और इसके पैसे मैं क्यों लूँ। इसी तरह जब वो उस दिन दम डालने गई तो उस बहरूपी काफिर औरत ने मेरी माँ को मार दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे की जगह लेना चाहती थी जो बहुत अच्छा हो, यानी जिसकी सब कदर करते हो, और वो इसकी आड़ में अपना घिनौना काम सर अंजाम दे सके। उसने न जाने कब से अम्मा पर नजर रखी हुई थी। अम्मा की सारी आदतों और सारी बातों का उसे इल्म था, इसीलिए उसने अम्मा को मारकर उनकी जगह ले ली। इसमें उसके साथ कुछ औरतें और भी मिली हुई थी जो इसी सोसाइटी में रहती थी। एक दिन जब वो उन औरतों से बात कर रही थी तो मेरी बीवी ने सब सुन लिया। उसने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन राब्ता ना हो सका। मगर उस औरत को पता चल गया कि मेरी बीवी सब जान गई है। उसने कहा कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा।
वो मुझे मारने लगी कि उसके साथ की दूसरी औरत ने कहा कि हमें थोड़े दिन बाद बलि की ज़रूरत है, क्यों ना एसी की दी जाए। चनाचा उन्होंने मुझे ले जाकर अपने उस कमरे में बंद कर दिया और यहाँ मेरी मौत का ड्रामा किया। मैं ये सब सुनकर सजदा रह गया। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। मैं अपनी बीवी की गोद में सर रख कर लेट गया। सुबह मैंने इंस्पेक्टर को कॉल करके सारा मामला बताया और दरखास्त की कि उस औरत को फांसी की सज़ा दी जाए। हमारे दरमियान कब कैसे लोग घुस आते हैं हमें कभी पता ही नहीं चलता। जब तक हमारी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।